हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 168 डिव 2 का प्रॉब्लम डी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैक्सिमाइज द रूट। ठीक है, इसको हम काफ़ी इजी वे में समझेंगे कि हम इसकी इंट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है ना, और अगर चैनल पे न्यू न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है यू आर गिवन अ रूटेड ट्री कंसिस्टिंग ऑफ n वर्टिसेस। द वर्टिसेस इन द ट्री आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एंड द रूट इज द वर्टेक्स 1। जो रूट है उसका वर्टेक्स 1 है। द वैल्यू ai इज रिटर्न एट द ith वर्टेक्स। ठीक है, तो उसकी कुछ वैल्यू है ai और ith वर्टेक्स की वैल्यू है ai। ठीक है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, हम कितनी बार भी वो ऑपरेशन कर सकते हैं। चूज अ वो ऑपरेशन क्या है, चूज अ वर्टेक्स v विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड। एक चाइल्ड होना चाहिए उसके पास। ठीक है, इंक्रीज ए वी बाई वन एंड डिक्रीज ए ऑफ यू बाई वन, है ना, फॉर ऑल वर्टिसेस u दैट आर इन द सब ट्री ऑफ v एक्सेप्ट v itself। तो हम ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा रूट नोड है उसको एक से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एंड बाकी जो उसके चिल्ड्रंस है उनको एक से डिक्रीमेंट कर सकते हैं, है ना। However, after each operation, the value on all vertices should be non-negative। वैल्यू नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, your task is to calculate the maximum possible value return at the root using the this operation। ठीक है, तो हम इस ऑपरेशन को करके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे इसकी। तो लेट सपोज अगर मुझे एक ट्री दिया हुआ है ना, मान लो कोई ट्री है, ऐसे उसका सब ट्री ये है, उसका सब ट्री ये है। ठीक है, ऐसे कुछ ट्री दिया हुआ है, और मुझे पता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मुझे 1 से डिक्रीमेंट करनी है। ठीक है, और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स से सोचूं इसको, तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ क्या इसकी वन, पहले मैं वन को इंक्रीमेंट करके देखूंगा। मान लो इसकी कुछ वैल्यू है y, है ना, कुछ ai दिया हुआ है इसका। ठीक है, मान लो वो दिया हुआ है 2। अब मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा क्या 2 से एक इंक्रीमेंट करके देखूंगा, क्या 2 से 3 वैलिड है मेरे पूरे उसके लिए। एक बार के लिए अभी ये भूल जाओ कि मुझे कैसे कैलकुलेट करूंगा, बस अभी ये देखो कि कैसे इंट्यूशन बिल्ड होगी। ठीक है, तो अभी मैं उसमें 1 से इंक्रीमेंट करके चेक करूंगा कि क्या वो वैलिड है। ये मेरा आंसर है 3, है ना। मैं चेक कर लूँगा। अब लेट्स सपोज़ मुझे आंसर मिला ये नहीं है, ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा 4, क्या 4 वैलिड है? मान लो 4 वैलिड भी होता, 4 मान लो 4 वैलिड होता आंसर, कि 4 वैलिड आंसर है, तो फिर मैं चेक करूँगा क्या इससे मैक्सिमम आंसर मिल सकता है? क्योंकि मुझे मैक्सिमम के लिए चेक करना है ना? तो मुझे पता चला हाँ 5 भी मिल सकता है ना? फिर मैं 6 के लिए चेक करूँगा एंड सो ऑन चलता रहूँगा, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं पहले 1 के लिए आंसर चेक कर रहा हूँ, देन 2 के लिए, देन 3 के लिए एंड सो ऑन, जब तक मुझे आंसर नहीं मिल जाता। ठीक है? मैं यहाँ से यहाँ तक इसको मूव करता रहूँगा एंड आंसर अपना फाइंड करता रहूँगा, कि जब मुझे आंसर मिल जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूँगा, है ना? तो ठीक है, तो मुझे जब आंसर मिल जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूँगा, है ना? तो अब ये देखो मैं कुछ ऐसे वे में चल रहा हूँ, है ना? मैं 1 के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 2 के लिए, 3 के लिए एंड सो ऑन टिल जितना भी उसकी वैल्यू है वहाँ तक, ठीक है? तो मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। बट ये ये मुझे टीएलई दे देगा, क्यों? क्योंकि मुझे सबके लिए चेक करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना? वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? वैल्यू देखो, a ऑफ i कितना हो सकता है? 10⁹ तो ऑलरेडी है ना? तो उसमें मैं अगर चेक बढ़ा के इंक्रीमेंट करूँगा, तो क्या पता कितना बढ़ जाए, है ना? तो ये मुझे ईयरली दे देगा। बट यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं? यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ये, है ना?
कि 1 के लिए फिर 2 के लिए ऐसे इंक्रीजिंग वे में है। तो हम यहाँ से क्या सोच सकते हैं, जब भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आए, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है बाइनरी सर्च, कि हम बाइनरी सर्च, है ना? कि हम ऐसे फाइंड करने की बजाय आंसर 1, 2, 3 ऐसे फाइंड करने की बजाय आंसर एक पर्टिकुलर उसको हाफ-हाफ में उसके मिड पे वैल्यू ट्राई कर ले, है ना? बाइनरी सर्च क्या करता है? मिड वैल्यू निकालता है, मिड पे चेक करता है कि मिड पे आंसर आ रहा है या नहीं, है ना? तो ये पर्टिकुलर क्या होगा? बाइनरी सर्च एंड आंसर, है ना? अगर आपको नहीं पता बाइनरी सर्च ऑन आंसर क्या होता है, तो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर क्या होता है कि उसमें हमारी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है ना? उस पर्टिकुलर रेंज में हम इनिशियल वैल्यू लो रखते हैं एंड लास्ट वैल्यू हाई रखते हैं। देन हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं फिर उस पर्टिकुलर मिड के लिए हम चेक करते हैं, क्या मेरा वो वैलिड है? अगर वो आंसर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट में एंड राइट में मूव करते हैं, है ना? उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लेफ्ट और राइट में मूव करते हैं, ठीक है? तो हमारा इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें रेंज हमारी सिंपली हाफ हो जाती है ना? मतलब हम मान लो मिड वाला आंसर नहीं है, तो उससे ग्रेटर वाले भी आंसर नहीं होंगे या फिर उससे स्मॉलर वाले भी आंसर नहीं होंगे, है ना? तो हमारी रेंज क्या होती है, हाफ हो जाती है। जब रेंज हाफ हो जाती है तो हमारी हाफ की रेंज बचती है, फिर हम उस पे फिर से मिड करते हैं, तो फिर से हाफ कर देते हैं, है ना? तो ये कैसे हो जाता है, log n में हो जाता है ना? n की बजाय यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 से n तक जा रहे थे, तो n में होगी, यहाँ पे क्या होती है, log n में सर्चिंग होती है, ठीक है? तो ये काफ़ी ऑप्टिमल है इसके मुकाबले, ठीक है? तो इसलिए हमने सोचा कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर कैसे लगाएँगे और इसको हम इस वाले फंक्शन को जो हमारे नीचे फंक्शन है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब उसमें से ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं एंड उसको फाइंड करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो देखो, अब पहली बात तो ये आई कि हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर किस रेंज पे लगाएँगे, है ना? तो रेंज की तो टेंशन नहीं, हम 0 से लेके जितनी हमारी मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है ना? जितनी भी हमारी मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है उतनी लगा सकते हैं। जैसे हमारे केस में 2e9 प्लस एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना? इतनी रेंज पे हम लगा सकते हैं, बड़ी वैल्यू पे। 2e9 प्लस ये क्यों? देखो 10⁹ है ना हमारा, तो इससे बड़ी वैल्यू पे हम लगा लेते हैं, ठीक है? तो हम रेंज तो हमें ईज़िली पता चल गई। अब हम इसमें से अपने ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या-क्या हो सकती है, देन उसको बिल्ड करते हैं। तो लेट्स सपोज़ ये कोई मेरा रूट नोड है ना? एंड उसके कुछ ट्रीज़ है, ठीक है? तो कुछ ट्री है, तो लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसकी वैल्यू कुछ ए नोट है ना? इसकी कुछ ए नोट वैल्यू दी हुई है नीचे। तो मैं इस वाले नोड पे खड़ा हूँ, रूट नोड पे, तो इस पे मुझे क्या पता होना चाहिए? तो लेट्स सपोज़ मैंने बोला था कि बाइनरी सर्च और आंसर लगाएँगे, तो हम मिड को अपना मान लेंगे कि मिड मेरा आंसर है ना? फिर उसपे चेक करेंगे कि यार क्या ये मिड मेरा आंसर बन सकता है या फिर मुझे लेफ्ट और राइट मूव करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने कहा कि मिड मेरा एक आंसर बन सकता है, तो मुझे इस वी को मिड बनाना होगा। है ना? इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। वो क्योंकि मेरा वो आंसर है मिड, मतलब उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इस वी की वैल्यू, है ना? मिड होनी चाहिए। मुझे इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब हो सकता है ये ए नोट जो है, वो लेसर देन हो मिड से या फिर ग्रेटर देन हो मिड से। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना? तो अगर अगर इफ जो अगर मेरा ए नोट है, वो मेरा ग्रेटर देन होता है मिड से, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, तब तो मुझे उसकी वैल्यू बनानी नहीं पड़ेगी, है ना? तब तो मुझे उसको इंक्रीमेंट करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने माना है कि मिड मेरा आंसर है। मैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स लगा रहा हूँ एंड मैंने मान लिया कि मिड मेरा आंसर है। मिड मेरा आंसर है तो मुझे और ए नोट मेरा उतना ही है ना? तो ए नोट मेरा जब उतना ही है, तब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? मैंने उसको ऑलरेडी उतना इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, है ना? मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, नथिंग, ठीक है? पर जब वो लेसर देन है, जब ए नोट की वैल्यू मिड से लेसर देन है,
तो मुझे क्या पता है, मुझे इसको इसके इक्वल बनाना पड़ेगा, है ना? बट अगर मैं जब इसको इसके मिड के इक्वल बनाऊँगा, जब उसकी वैल्यू लेसर देन है, अब मैं इसको इसके इक्वल बनाऊँगा +1 करके, तो उसके साथ मुझे इसका इम्पैक्ट सब ट्री पे भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्यों? क्वेश्चन में बोला है कि एवी अगर 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एयू जो है, वो 1 से डिक्रीमेंट होगा, तो उसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ेगा, है ना? उसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट उस पे पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा? अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि हमें हमें वैल्यू बढ़ानी है ए नोट माइनस मिड से। इतनी वैल्यू हमें इंक्रीज़ करनी है। इतनी वैल्यू हमें इंक्रीज़ करनी है इसकी, ठीक है? इसकी इतनी वैल्यू मुझे इंक्रीज़ करनी है, क्यों? क्योंकि मेरा मिड आंसर है, मैंने माना है, ठीक है? मिड आंसर है और इतनी वैल्यू मुझे इंक्रीज़ करनी है। अब इतनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? +1 ऑपरेशन करके ही कर सकता हूँ ना, ऐसे ऑपरेशन करके ही कर सकता हूँ। ठीक है? अगर मैं ऐसे करके ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो अगर मैं +1 कर रहा हूँ, तो इसका -1 होगा, इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा। एंड क्वेश्चन में एक चीज़ क्या बोली है? क्वेश्चन में ये बोला है कि द वैल्यू ऑन ऑल वर्टिसेस शुड बी नॉन नेगेटिव। उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना? मतलब पॉजिटिव ही होगी। तो अगर मैं इसका +1 कर रहा हूँ, इसका -1 कर रहा हूँ, तो क्या मैं कितने भी टाइम कर सकता हूँ इसको? नहीं कर सकता। मान लो इसकी वैल्यू 2 है ना? इसकी वैल्यू अब मुझे बढ़ानी है, जो ए नोट माइनस मिड है वो मुझे बढ़ाना है 5, ठीक है? 5 बढ़ाना है इसको। मैं 5 टाइम +1 करूँगा, 5 टाइम +1 है ना? बट +1 कर रहा हूँ तो -1 भी करूँगा। मैंने -1 किया, एक टाइम ये 1 बन गया, एक -1 करने पे, फिर -1 किया तो ये 0 बन गया। फिर इससे बाद -1 किया मैंने थर्ड टाइम में, तो ये कितना बन गया? थर्ड टाइम में ये था 5, ये था 2, है ना? मुझे 5 टाइम इंक्रीमेंट करना था। अब मैं थर्ड टाइम में इंक्रीमेंट करूँगा तो ये -1 बन जाएगा, है ना? और मुझे पर ये करना है 5 टाइम, तो ये तो बन नहीं सकता ना, तो ये बन नहीं सकता, ठीक है? तो मुझे क्या पता है कि मुझे इसकी इतनी इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू, उसके लिए इसकी भी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, है ना? अब मैंने क्या बोला कि मुझे इस वाले पर्टिकुलर नोड की वैल्यू, है ना? इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू ए नोट माइनस मिड से इंक्रीज़ करनी है ना? क्यों? क्यों करनी है? क्योंकि मैंने मिड को अपना आंसर मान लिया, इसलिए मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ कि मुझे इतना इसको बनाना है ना? मैं चेक करूँगा क्या ये सब ट्री बन सकता है? नहीं, ठीक है? तो मतलब ये आंसर वैलिड हो सकता है या नहीं? तो मुझे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि उसको इतनी से वैल्यू बढ़ानी है मुझे। वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे सब ट्री को वैल्यू घटानी भी पड़ेगी। मैं कितनी घटा सकता हूँ कि ताकि वो नॉन नेगेटिव ना बने? तो यहाँ से मेरी ऑब्ज़र्वेशन क्या फाइंड होती है कि लेट्स सपोज़ अगर ये वैल्यू y है, ये y से इंक्रीमेंट करना है मुझे, a नॉट माइनस मिड की वैल्यू y है, तो इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं, उनकी एटलीस्ट y तो होनी चाहिए। एटलीस्ट y तो होनी चाहिए। एटलीस्ट y होगी तो वो 0 बन जाएँगे तब -1 करने पे, है ना? -1 करने पे 0 बन जाएँगे। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि उसकी वैल्यू एटलीस्ट y तो होनी चाहिए। इतनी वैल्यू तो उसकी होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो, अब अब वो बोल रहा है कि अब मान लो कि ये वाले सब ट्री हो गया। अब इससे भी फर्दर क्या होंगे? इसके भी फर्दर सब ट्री होंगे, है ना? इस पर्टिकुलर नोड के भी फर्दर सब ट्री होंगे। इस पर्टिकुलर नोड के भी फर्दर सब ट्री होंगे। इस पर्टिकुलर नोड के भी फर्दर सब ट्री होंगी। तो देखो, अब ये बोल रहा है कि जो मेरा यहाँ से तो मुझे y बनानी थी, है ना? यहाँ से मुझे वैल्यू y बनानी थी। ठीक है, मैंने y बना दी। बट इनके लिए भी मुझे इसको सैटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना? इसको कितना बनना पड़ेगा? इन सबको भी y बनना पड़ेगा। इन सबको भी y बनना पड़ेगा, है ना? तो ये कह रहा है, जो ये वाला नोड होगा, जो मेन नोड होगा, वो कहेगा कि मुझे तो y चाहिए। ठीक है? ये इनसे कहेगा कि मुझे भी y चाहिए, है ना? बट पहले इसको y बनना होगा, अगर ये लेसर देन है ना? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर नोड को भी y बनना पड़ेगा, है ना? तो एंसेस्टर से जितनी वैल्यू है और इससे इस पर्टिकुलर नोड को भी y बनना पड़ेगा, इतनी वैल्यूज़ की इंक्रीमेंट हो जाएगी, है ना?
तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन निकली कि मुझे अगर ये y है, तो मुझे ये इसके पर्टिकुलर चिल्ड्रंस भी y एटलीस्ट y होनी चाहिए, ठीक है? जब भी मैं उसको माइनस कर सकता हूँ। तो एक इंट्यूशन तो हमारी ये निकल, ठीक है? हमने एक एक ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये निकाल ली कि एटलीस्ट y उसके चिल्ड्रंस की होनी चाहिए, एटलीस्ट y उसके चिल्ड्रंस की होनी चाहिए। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो लेट्स सपोज़ अगर मेरा ये लीफ नोड है, लेट्स सपोज़ ये वाला मेरा लीफ नोड है, ये सारे मेरे लीफ नोड है। अब ये मेरी लीफ नोड है, ये मेरी लीफ नोड है, तो लीफ नोड को मैं क्या इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? क्या मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में बोला है कि चूज़ अ वर्टेक्स वी व्हिच हैज़ एट लीस्ट 1 चाइल्ड। मतलब हमें वही नोड का इन ऑपरेशन लगाना है जिसपे एक चाइल्ड होगा। पर लीफ नोड पे क्या होता है? उसके चिल्ड्रन नहीं होते। लीफ नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके चिल्ड्रन नहीं होते कोई। तो हम इस पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते, इस पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते, है ना? तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि अगर मेरा लीफ नोड लेसर देन लीफ नोड ए ऑफ लीफ नोड उसकी वैल्यू लेसर देन वाई है, लेसर देन वाई है। क्या मैंने ये बोला था कि इसके चिल्ड्रंस की एटलीस्ट वाई होनी चाहिए, एटलीस्ट वाई होनी चाहिए। तो इस वाले पर्टिकुलर के लिए भी यही वैलिड करेगा, है ना? इसके चिल्ड्रन की भी पर्टिकुलर एटलीस्ट वाई होनी चाहिए, है ना? तो इसके चिल्ड्रंस की भी होनी चाहिए, तो वो अगर उससे लेसर देन है, तो हम कभी उसको बना ही नहीं पाएँगे, है ना? तो हम यहाँ से क्या आंसर रिटर्न कर देंगे कि अगर लीफ नोड की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उससे कम है, लेसर देन वाई है, तो हम यहाँ से ऑलवेज़ कह सकते हैं कि यहाँ से आंसर नहीं आएगा। हम यहाँ से बोल देंगे कि नहीं भाई, ये आंसर नहीं हो सकता, रिटर्न फॉल्स। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। कौन-सा आंसर? जो हमने मिड माना था, कि मिड आंसर नहीं हो सकता, आप कहीं और ट्राई करो और बेटर वैल्यू ट्राई करो, ठीक है? तो बेटर वैल्यू हम कहाँ पे ट्राई करेंगे? या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, है ना? तो देखो अगर मिड ही नहीं हो सकता, तो उससे बड़ी वैल्यू भी नहीं होगी, उससे बड़ी वैल्यू भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो ay उससे बड़ा ही होगा, है ना? तो उससे बड़ी वैल्यू भी नहीं होगी। तो उससे छोटी वैल्यू ही होगी। तो हम राइट साइड को अपना ट्रिम कर देंगे, लेफ्ट साइड में हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस साइड तो नहीं मिलेगा मुझे आंसर अपना, ठीक है? तो मैं इस साइड फाइंड करूँगा, ठीक है? तो अब मुझे समझ में आया कि अगर फ़ॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो मुझे लेफ्ट साइड में अपना सर्च करना है, बाइनरी सर्च, राइट साइड में ट्रिम करना है ना? अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब अगर वैलिड आंसर है, तो मुझे राइट साइड में सर्च करना है, ठीक है? तो अब मुझे समहाउ क्या निकालना है, अब मुझे क्या-क्या निकालना है, ये 2 मैंने ऑब्जर्वेशन निकाली। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो अब मुझे समहाउ क्या देखना है कि मैं क्या करूँगा, एक डीएफएस कॉल कर सकता हूँ, जो सब पे मूव करेगा ऐसे, अपने ट्रीज़ पे, अपने सब ट्रीज़ पे, एंड लीफ नोड से वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना? लीफ नोड से। अगर वो बना पाएगा तो यहाँ से वो ट्रू रिटर्न कर देगा, है ना? और ट्रू रिटर्न कर देगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बन सकता है ना? उसको मैं अपने आंसर में स्टोर कर लूँगा और बेटर के लिए और फाइंड करूँगा और मैक्सिमम बेटर वैल्यू के लिए फाइंड करूँगा, ठीक है? तो इ इस पे मुझे एक डीएफएस कॉल लगानी पड़ेगी, रिकर्जन कॉल करना पड़ेगा ऐसे मूव करके कि वो ट्रू हो सकता है नहीं। तो अब देखते हैं इसको ड्राई रन करके कि ये कैसे होगा एंड कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको ड्राई रन करते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया n इज़ इक्वल टू 5, है ना? ये इसी में एग्ज़ाम्पल है। हम कौन-सा एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं? हम ये वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? n5 और ये वाला। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया, n5 है हमारा, ai हमें दिया है 25396, ये क्या है? उसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है? हर नोड की। और ये क्या है? पैरेंट का हमें ग्राफ टाइप का दिया हुआ है, जो ट्री हमारा है। तो ट्री हम इससे हम ट्री बना सकते हैं, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि हम ट्री से हम एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं, है ना? ट्री इससे हम एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दी है। मैंने इसको 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 3 को 1 माइनस करके 2, है ना? तो 1 का पैरेंट कौन होगा? 2 होगा। 1 का पैरेंट कौन होगा? 2 होगा, है ना? ऐसे मैंने स्टोर कर लिया कि 1 का पैरेंट 2
एंड सिमिलरली ये 0 होगा 1 पे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में, तो 2 का पेरेंट 0 होगा, 2 का पेरेंट 0 होगा, है ना? ग्राफ में भी यहाँ पे 2 का पेरेंट कौन है? 0, ठीक है? और ऐसे सिमिलरली 4 का पेरेंट कौन है? 1, 4 का पेरेंट कौन है? 1, है ना? इस ग्राफ में देखो, ठीक है? एंड सिमिलरली 1 का पेरेंट कौन है? 2, 1 का पेरेंट कौन है? 2, है ना? एंड 3 का पेरेंट कौन है? 4, 3 का पेरेंट कौन है? 4, ठीक है? तो ऐसे मेरा एक ट्री बन जाएगा, है ना? और क्योंकि मैंने ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में करी है, तो ज़ीरोथ पे 2 वैल्यू है उसकी, 0 पे 2 वैल्यू दे दी, 1 पे 5 है, 1 पे 5 दे दी, 2 पे 3 है, 2 पे 3 दे दी, है ना? 3 पे 9 है, 3 पे 9 दे दिया, एंड 4 पे 6 है, 4, है ना? इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से इंडेक्स में, ठीक है? इसकी ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, मतलब ज़ीरो की इंडेक्स पे कौन-सी वैल्यू है? 2 वैल्यू है ना? मैंने उसको साइड बाय साइड यहाँ पे लिख दी इज़ली, ठीक है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाना है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए रेंज, ठीक है? मैं रेंज डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक रेंज बना ली 0 से लेके क्वेश्चन में तो हम वैसे 2 ही 9 प्लस 20 तक कर लेंगे रेंज, बट हम समझने के लिए, बेटर समझने के लिए सिर्फ 20 तक ले लेते हैं, है ना? हम बड़ी वैल्यू नहीं लेते, हम 20 तक ले लेते हैं, ठीक है? तो हमने रेंज ले ली है 0 से 20, इस रेंज में हम समझते हैं। तो इसको मैंने क्या दे दिया? इसको मैंने दे दिया लो, ये मेरा क्या हो गया? हाई। अब मैं मिड निकाल लूँगा, मिड कैसे निकालूँगा? लो प्लस हाई बाई 2 से, है ना? हाई बाई 2 से, तो कितना निकलेगा? 0 प्लस 20 बाई 2 कितना आया? 10, 10 मेरा आया मिड, ठीक है? 10 मेरा आया मिड, तो 10 मेरा आया मिड। अब मैं अपनी रिकर्जन कॉल कर दूँगा, मतलब डीएफएस कॉल करूँगा, उसमें क्या पास करूँगा? एक तो स्टार्टिंग नोड, है ना? 0th 0th नोड, है ना? और क्या पास करूँगा? और मैं पास करूँगा ये मिड, कि 10 मेरा आंसर होगा, ठीक है? 10 मेरा आंसर होगा, ठीक है? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, और मुझे कितनी वैल्यू बनानी है इसकी? मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर 10 है, ठीक है? 10 है, तो मुझे इसकी वैल्यू एटलीस्ट 10 चाहिए, है ना? इसकी वैल्यू 10 चाहिए, तो 10 चाहिए तो मुझे इसको इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? मतलब ये अपने ट्री में से क्या बोलेगा कि मुझे इतने की और रिक्वायरमेंट है ना? वो 8 टाइम्स और प्लस-प्लस करेगा, है ना? 2 तो है, 10 माइनस 2 वो 8 टाइम्स और प्लस 1 करेगा, है ना? तो 10 माइनस 2 मैंने क्या बोला? वैल्यू इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 कितनी उसको और इंक्रीमेंट करनी है? 8 वैल्यू। तो वो अब उसको नीचे सेंड कर देगा कि 8 वैल्यू और इंक्रीमेंट करनी है। क्या 8 वैल्यू और इंक्रीमेंट हो सकती है? वो नीचे वाले से सेंड करके पूछ लेगा, क्या 8 वैल्यू और इंक्रीमेंट हो सकती है? तो ठीक है, उसने 8 सेंड कर दिया, तो अब वो पूछेगा कि क्या 8 और इंक्रीमेंट हो सकती है? तो वो क्या बोलेगा कि कि मेरे एंसेस्टर को, इसके 2 के एंसेस्टर को, है ना? 0 से 2 जा सकता है वो, तो 2 के एंसेस्टर को कितनी 8 वैल्यू नीड है, ठीक है? और मुझे इटसेल्फ कितनी नीड है ना? वो उसको भी तो एटलीस्ट y होना पड़ेगा ना? मैंने क्या बोला था? उसके चिल्ड्रन को एटलीस्ट y होना पड़ेगा, और y क्या है? y है हमारा 8, y हमारा 8, तो उसके चिल्ड्रन को तो y होना पड़ेगा, और उसके एंसेस्टर को कितनी नीड है? 8 की नीड है, तो उसके एंसेस्टर को तो 8 की नीड है ना? तो उसके उसके चिल्ड्रन को कितना होना पड़ेगा? y होना पड़ेगा, तो कैसे y होगा? 8 माइनस 3, मतलब उसको 5 का और इंक्रीमेंट अपने लिए करना पड़ेगा, तभी वो y बनेगा, तभी वो y बनेगा, है ना? जभी तो वो 8 से वो कर सकता है। तो अब वो बोलेगा कि 8 प्लस 5 13 की और मुझे नीड है। मुझे 13 तक करना है, ठीक है? 8 मेरे एंसेस्टर के लिए एंड 5 खुद के लिए, 8 इसके लिए, 5 इसके लिए। इतना मुझे ये बोलेगा कि 13 क्या पॉसिबल हो सकता है? नीचे वाले से, ठीक है? उसने सेंड कर दिया कि भाई 13 पॉसिबल हो सकता है क्या? वो बोलेगा ठीक है, चेक करते हैं। वो बोलेगा 13 तो मेरे एंसेस्टर को नीड है ना? और बाकी कितने नीड है मुझे? मुझे इटसेल्फ मुझे कितनी नीड है? मुझे 13 माइनस 5 मुझे इटसेल्फ नीड है ना? 13 माइनस 5 मुझे इटसेल्फ नीड, तो टोटल कितना हो गया? 21, है। तो ये अब नीचे वाले उसको सेंड कर देगा, बोलेगा
क्या 21 पॉसिबल है? 21 तक इंक्रीमेंट हो सकता है? मैं अपने आप को ये क्या बोलेगा कि मैं अपने आप को 21 तक इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, +1 करके। बोलेगा चेक, मैं चेक करता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? तो चेक करेगा, वो बोलेगा 21, तो मेरे एंसेस्टर को नीड है, 21 माइनस 6 की मुझे नीड है ना? तो ये कितना हो गया टोटल? 21 माइनस 6 हो गया 15, एंड इसके साथ प्लस करेंगे तो ये हो गया 36, है ना? बोलेगा 36 की मुझे नीड है, ओके। तो मैं अपने बॉटम वाले से पूछता हूँ, क्या 36 पॉसिबल है? तो बोलेगा कि नहीं, मैं तो लीफ नोड हूँ, मैं अपने आप को इंक्रीमेंट नहीं कर सकता। मेरी वैल्यू है 9, मेरी वैल्यू है 9, लीफ नोड की वैल्यू है 9, मैं अपने आप को 36 नहीं बना सकता। किसी भी वे में मैं 36 नहीं बना सकता। बोलेगा नहीं, नहीं ब्रो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या वो रिटर्न कर देगा? बोलेगा नहीं पॉसिबल नहीं है, फॉल्स रिटर्न। वो बोलेगा, अब 4 पे है, वो बोलेगा नहीं यहाँ से पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। फिर वो ऊपर बोलेगा कि नहीं हो सकता, फिर ये बोलेगा नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस वे से वो बोलेगा कि इस 10 10 आंसर नहीं हो सकता, ये 10 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? ये पर्टिकुलर 10 आंसर नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, 10 आंसर नहीं हो सकता, तो मतलब 10 आंसर नहीं हो सकता अगर, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो लेफ्ट रेंज है, जो राइट रेंज है, उससे मतलब बड़ा वैल्यू भी आंसर में नहीं होगा, है ना? जब 10 ही पॉसिबल नहीं है, तो उससे बड़ी वैल्यू कैसे पॉसिबल होगी इसके लिए, लीफ नोड के लिए, है ना? जब 10 वो 10 हाँ, 10 आंसर के लिए उसको 36 इंक्रीमेंट करना था। जब वही पॉसिबल नहीं है, तो बड़ी वैल्यू होगी तो उसको और ज़्यादा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है? तो बोलेगा नहीं हो सकता। अब वो राइट साइड की इसको रेंज को ट्रिम कर देगा। कैसे ट्रिम करेगा? वो हाई को लेके मिड पे असाइन कर देगा, है ना? तो ये हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ कि 10 तो पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स मूव। अब 10 पॉसिबल नहीं है, रेंज मेरी अपडेट हो जाएगी। अब रेंज मेरी कैसे अपडेट हो जाएगी? ये तो हो जाएगा, यहाँ पे मैंने हाई पुट कर, ठीक है? अब मेरी रेंज हो गई ये। अब वो फिर से मिड निकालेगा, 0 + 10/2 कितना आया? 5, 5 मिड आया, है ना? 5 मिड आएगा, 5 मिड। अब वो फिर से डीएफएस कॉल करेगा, डीएफएस ऑफ 0 नोड से 5। अब वो चेक करेगा कि क्या भाई 5 पॉसिबल हो सकता है इस आंसर में? लेट्स सी, देख लेते हैं कि 5 पॉसिबल होगा कि नहीं। तो अब 5 जो है, तो इनिशियली क्या होगा? वो रूट नोड होगा, है ना? रूट नोड होगा, तो रूट नोड पे उसको कितने की रिक्वायरमेंट है? उसको रिक्वायरमेंट है 5 माइनस 2, 3 की रिक्वायरमेंट है ना? उसको इतने की रिक्वायरमेंट है, 5 माइनस 2, ठीक है? रूट नोड पे उसको। अब वो नीचे सेंड करेगा, बोलेगा क्या 3 पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं 3 इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? तो नीचे वाला बोलेगा हाँ, 3 तो मेरी खुद की वैल्यू है, हाँ, इतना तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये +1 3 टाइम्स कर सकता है, तो मैं 0 बन जाऊँगा। हाँ, ये वाला नोड 0 बन जाएगा, है ना? तो 0 बनने के बाद वो पॉसिबल हो सकता है। बट वो पूछेगा, मैं चेक कर लेता हूँ क्या नीचे वाले से पॉसिबल हो पाएगा और बाकी जो सब 3 है। तो नीचे और सेंड करेगा, बोलेगा कि क्या 3 पॉसिबल है? क्या 3 पॉसिबल है? नीचे से। बोलेगा हाँ, मेरे पास 5 है, 3 पॉसिबल है। ठीक है, ओके। और नीचे से पूछेगा, तो ये क्या है? क्या पॉसिबल है? ये हाँ, ठीक है। तो और नीचे से पूछेगा, क्या 3 पॉसिबल है लीफ नोड के लिए? हाँ, 3 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वैल्यू उसकी 9 है ना? बोलेगा हाँ, 3 तक को कर सकते हैं। तो क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू, बोलेगा हाँ, पॉसिबल है। ये रिटर्न बोलेगा पॉसिबल है, ये बोलेगा पॉसिबल है। तो ये बोलेगा अगर पॉसिबल है तो ठीक है, मतलब 5 तो मेरा आंसर हो सकता है। 5 कैन बी माय आंसर, ठीक है? 5 को मैं स्टोर कर लूँगा आंसर में अपने कि 5 तो मेरा आंसर हो सकता है, 5 मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है? बट मुझे क्या बताना है? मैक्सिमम बताना है। तो अब मैं क्या ट्राई करूँगा? क्या 5 से भी बड़ा आंसर मिल सकता है मुझे? क्या 5 से भी बड़ा आंसर मिल सकता है? तो अब मैं कौन-सी रेंज को ट्रिम करूँगा? लेफ्ट साइड की, है ना? अब मुझे बड़े में सर्च करना है। अब मैंने ये ट्रिम कर दी रेंज और अपने लो को कहाँ पे ले आया? 5 पे, ठीक है? लो कहाँ पे आ गया? 5 पे, ठीक है? एंड इसको हटा देते हैं सबको। तो मेरा आ गया 5 पे। अब क्या होगा? अब मिड निकलेगा, है ना? मिड कितना आएगा? 10 + 5/2, 15/2 7, है ना?
तो 7 मिड आया। अब वो चेक करेगा क्या 7 पॉसिबल हो सकता है? तो लेट्स सी। तो इनिशियली क्या है? वैल्यू उसकी रूट नोड होगा, तो रूट नोड को कितने की रिक्वायरमेंट? 7 माइनस 2, 5 की रिक्वायरमेंट है ना? 5 की रिक्वायरमेंट है। अब वो नीचे सेंड करेगा, क्या 5 पॉसिबल हो सकता है? 5 इंक्रीमेंट हो सकता है? तो वो बोलेगा कि मेरे एंसेस्टर को 5 की रिक्वायरमेंट है ना? और मुझे इटसेल्फ अपने आप को 5 में तो बनाना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है? मुझे 5 माइनस 3 की और रिक्वायरमेंट है। तो कितना हुआ? 5 प्लस 2 7, है ना? तो 7 की और रिक्वायरमेंट है इस वाले नोड को, है ना? इस वाले को 7 की है तो उसके नीचे वाले को भी 7 की होनी चाहिए, है ना? तो बोलेंगे इससे चेक करते हैं कि इस वाले से 7 हो सकता है। नीचे वाले से सेंड करेगा कि 7 की मुझे रिक्वायरमेंट है एंड तो इस वाले नोड पे हूँ मैं, तो ये क्या है चेक करेगा कि 7 तो एंसेस्टर को रिक्वायरमेंट है एंड मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं 5 हूँ, मुझे 7 एटलीस्ट 7 तो बनना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 7 माइनस 5, 2 की इसको रिक्वायरमेंट है। टोटल कितना हो गया? 7 प्लस 2 9, है ना? फिर उससे नीचे वाले को सेंड करेगा 9 की खुद की, 9 माइनस 6, है ना? 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 3 एंड ये 12। अब वो नीचे लीफ नोड से पूछेगा, लीफ नोड से, तो वो बोलेगा कि 12 की रिक्वायरमेंट है और वो उसके पास 9 ही इंक्रीमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा तो वो कर ही नहीं सकता। बोलेगा नहीं, नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि 9 इज़ लेसर देन 12, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पॉसिबल नहीं होगा तो रिटर्न फ़ॉल्स, रिटर्न फ़ॉल्स, रिटर्न फ़ॉल्स, 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 रिटर्न फ़ॉल्स। तो ये बोलेगा नहीं हो सकता है पॉसिबल, 7 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है? 7 आंसर नहीं हो सकता, मतलब मेरा आंसर अभी भी 5 ही है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा 7 नहीं हो सकता तो उससे बड़ी वैल्यू भी नहीं हो सकती, है ना? तो अब मेरी रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 5 से लेके 7 तक, है ना? ये 5 क्या है लो, 7 क्या है मेरा हाई। अब मिड निकालूँगा 6, क्या 6 आंसर हो सकता है? लेट्स सी। अभी तक मुझे आंसर अपना 5 मिला है एंड ये मेरी रेंज है, ठीक है? ये मेरी रेंज है। तो लेट्स सी। अब मैं दोबारा से डीएफएस कॉल कर दूँगा 0 और 6 के लिए। क्या 6 आंसर हो सकता है? तो 6 के लिए इसको जो अभी मिटा देते हैं। तो 6 के लिए जो रूट नोड होगा उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी? उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 6 माइनस 2 4 की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? तो वो चेक करवा लेगा कि आप 4 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? तो लेट्स सी। तो उसके एंसेस्टर को कितने की रिक्वायरमेंट है? 4 की, है ना? और 4 की रिक्वायरमेंट है और उसको 4 बनने के लिए कितना चाहिए होगा? 4 माइनस 1, है ना? टोटल कितना हो गया? 5। अब वो नीचे वाले से पूछेगा, क्या 5 पॉसिबल हो सकता है? बोला हाँ, 5 हो सकता है, ठीक है? वो उससे नीचे वाले से पूछेगा, क्या 5 पॉसिबल हो सकता है? हाँ, 5 हो सकता है। फिर वो लीफ नोड से पूछेगा, क्या 5 पॉसिबल हो सकता है? हाँ, 5 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ। हाँ, तो 5 पॉसिबल हो सकता है, तो मतलब मेरा ये 6 वैल्यू हो सकती है। तो अब मुझे देखो, बेटर आंसर मिल गया ना 6, 6 बेटर आंसर मिल गया। ये मिड पॉसिबल हो सकता है। मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूँगा। मुझे मैक्सिमाइज़ ही करना था ना। 5 से मैंने 6 में मैक्सिमाइज़ कर लिया। अब और अब लेट्स सपोज़ मैंने 6 ले लिया। अब मैं और ट्राई कर लेता हूँ। क्या पॉसिबल हो सकता है? 6 से मैं 7 भी बना सकता हूँ। तो अब मेरी रेंज क्या हो जाएगी? अब मेरी रेंज हो जाएगी अ, ये यहाँ पे मेरा लो आ जाएगा। अब लो प्लस हाई बाय 2 क्या होगा? 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 बाय 2 क्या होगा? अम, ये होगा 13 बाय 2 इज़ 6, है ना? अब मिड कितने पे आ गया? 6 आ गया दोबारा, ठीक है? 6 से तो पॉसिबल आंसर हो सकता है, हमने चेक किया था अभी 6 से हो सकता है, ठीक है? 6 से हो सकता है, मैं क्या करूँगा इसको रेंज को और ट्रिम कर दूँगा, है ना? अब मैं उस पे ले आऊँगा। तो देखो यहाँ पे अब हमारा ब्रेक पॉइंट मिल गया अब हमें कि जब भी उसकी वैल्यू हाई माइनस लो अगर ग्रेटर देन 1 है तभी तक मुझे चलाना है ना? ठीक है? तभी तक मुझे चलाना है। अगर उससे ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे ब्रेक कर जाना है, ठीक है? मतलब मुझे मेरा आंसर मिल चुका होगा, ठीक है? यहाँ से मैं ये वाला निकाल सकता हूँ, क्यों?
ठीक है, मैं बार-बार अगर इसका मिड निकालूँगा तो यही आएगा, है ना? मैं कह सकता हूँ हाई माइनस लो है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा आंसर तभी उसी के लिए मैं ट्राई करूँगा, अगर उससे कम है तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा मिल गया और लोअर मतलब उसकी कंडीशन ब्रेक करने की कंडीशन, है ना? तो इस पे मुझे ब्रेक करना है। तो अब मुझे अम, अब हम इसका कोड देख लेते हैं कि हम इसका कोड कैसे करेंगे। तो कोड भी हमारा सिंपल सा है, तो इसका कोड देख लेते हैं। तो लेट्स सी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका कोड हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने टेस्ट केसेस इनपुट में ले लिए, ठीक है? फिर हर टेस्ट केसेस के लिए हमें मूव करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हमें क्या-क्या बनाना है? हमें देखो, हमें क्या-क्या करना है, हमें एक ग्राफ बनाना है ना? ग्राफ बनाना है, एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है? एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। तो हमने क्या किया कि एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली ग्राफ नाम से यहाँ पे कर लिया। और मुझे इनपुट में क्या-क्या लेना है, ए ऑफ एन लेना है ना? और नंबर ऑफ एन एन लेने हैं कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, ठीक है? और ए ऑफ एन में उसकी इनिशियल अ, कितनी वैल्यू है, ठीक है? तो मैंने उसको इनपुट में ले लिया, ग्लोबल ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया एंड उसको यहाँ पे इनपुट में एंड अपनी वैल्यूज़ को भी इनपुट में ले लिया, ठीक है? फिर मैंने ग्राफ बना लिया। ग्राफ कैसे बनाया? ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से, है ना? तो हमने कैसे बनाया था? ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स बनाया था ना यहाँ पे। कि इसको एक माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको एक माइनस करके 3 से 2 देन 2 का पैरेंट उसका इंडेक्स होगा, है ना? 1 का पैरेंट कौन होगा? 2, ठीक है? ऐसे हमने ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ ऑफ पैरेंट पहले माइनस किया, पहले इनपुट में लिया पैरेंट वो वाला, ठीक है? फिर उसपे माइनस किया, ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग बनाई, फिर उसको पैरेंट में पुश कर दिया, ठीक है? ऐसे हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। फिर हमें क्या बाइनरी सर्च अप्लाई करना था। बाइनरी सर्च की रेंज थी हमारी, है ना? बाइनरी सर्च की रेंज थी। तो रेंज इनिशियल हमारी कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी थी हमने? 2 ई 9 प्लस 20, है ना? इतने तक हमारी हो सकती है। हमने प्लस 20 एक्स्ट्रा ले लिया ताकि ओवरफ्लो ना हो, ठीक है? तो हमने 20 तक ले लिया, ठीक है? फिर हमने बाइनरी सर्च लगाया अपना। बाइनरी सर्च कब तक लगाया? जब तक हाई माइनस लो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है? फिर हमने मिड फाइंड किया, मिड फाइंड कर लिया, फिर हमने डीएफएस कॉल कर दिया। अगर वो फंक्शन ट्रू दे रहा था मुझे, है ना? अगर मुझे वो फंक्शन ट्रू दे रहा था, तो मैं क्या कर रहा था कि लो को मिड पे असाइन कर दे रहा था, है ना? मतलब ट्रू वैल्यू जब आ रही थी, तो मैं अपनी लेफ्ट साइड की उसको ट्रिम कर दे रहा था, है ना? जब ट्रू वैल्यू आ रही थी मतलब मुझे और बेटर वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे और मैक्सिमाइज़्ड करना है, ठीक है? मैं लेफ्ट साइड की ट्रिम कर दे रहा था। अगर वो फ़ॉल्स दे रहा था, तो मैं राइट साइड की ट्रिम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लेफ्ट साइड का रेंज ट्रिम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम राइट साइड की रेंज ट्रिम कर रहे हैं, राइट साइड की, ठीक है? एंड लास्ट में हमारा कहाँ पे आंसर स्टोर होगा? लो पे, ठीक है? या तो हम यहाँ पे आंसर करके स्टोर कर सकते हैं कि जब भी ट्रू मिलेगा तो हम एक आंसर वेरिएबल रख देते हैं यहाँ पे एंड आंसर को हम अपडेट करते रहेंगे, है ना? ऐसे कर सकते हैं या फिर हमारा आंसर लो पे ही आएगा। तो देखो लो पे आंसर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लो पे क्या है? 6 है, ठीक है? तो 6 आंसर है हमारा। तो 6 आंसर आएगा, है ना? तो लो पे ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है? लास्ट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्राफ को क्लियर कर दे रहा हूँ नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए। तो अब देखते हैं कि डीएफएस हमें कैसे लिखना है, डीएफएस हमें कैसे लिखना है। तो देखो, अब हम जब जब हम इसको नीचे वाले को सेंड कर रहे थे, तो उससे पहले हम सेंड करने से पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर ले रहे थे, है ना? इसकी वैल्यू की उसको कितनी नीड है, वैल्यू वाली, है ना? उसको कितनी नोट नीड है ना? फिर हम उसको नीचे वाले को सेंड कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम पहले प्री कंप्यूट करेंगे, देन अपने रिकर्जन को कॉल करेंगे, है ना? तो पहले प्री कंप्यूट कैसे करेंगे? देखो, ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि अगर लीफ नोड होगा, लीफ नोड क्या होगा? अगर जी ऑफ बी एम्प्टी होगा, मतलब एम्प्टी का मतलब क्या है? उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, है ना? उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है? तो चिल्ड्रन नहीं होगा मतलब क्या है कि जो ये एडजेसेंसी लिस्ट थी ना, तो इसमें क्या है जो 3 है, तो 3 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, देखो 3 नहीं है ना इसमें, 3 नहीं है ना? तो 3 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देख सकते हो ग्राफ में 3 का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है? तो जब उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा वो लीफ नोड होगा, है ना?
अगर लीफ नोड है और उसकी वैल्यू लेसर देन है हमारी वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, वैल्यू हमारा मिड, कि हमने वैल्यू को क्या माना है, वैल्यू इज इक्वल टू मिड, कि हमने मिड को आंसर माना है। यहाँ पे हमने मिड पास किया था ना, देखो मिड पास किया था अपने फंक्शन में, है ना। यहाँ पे हमने कैसे लिया उसको, वैल्यू से। तो अगर वो वैल्यू मिड है तो हमने उसको आंसर माना है कि उतना आंसर होना चाहिए। अगर लीफ नोड पे उतना आंसर नहीं मिल रहा तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ से हमें बेस केस मिल गया कि हम यहाँ से फॉल्स कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा रूट नोड होगा, अगर हमारा रूट नोड होगा, ये क्या है रूट नोड, तो रूट नोड क्या है, हमने क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वन वन जो होगा वो रूट होगा, और हमने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करी है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करी है यहाँ पे, तो क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू वी, मतलब जीरो होगा, जीरो को वन बना देगा, वो ट्रू है ना। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रूट नोड है। अगर रूट नोड है तो उसकी उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है वैल्यू माइनस ए बी की, है ना। इतने की उसको रिक्वायरमेंट हो रही थी, हमने देखा था कि हमारा मिड जो भी होगा तो 6 - 2 4 की उसको रिक्वायरमेंट है ना। तो 4 की उसको रिक्वायरमेंट है प्लस करने की, प्लस वन करने की 4 की रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो नीचे वाले को सेंड कर देगा कि मेरी 4 की रिक्वायरमेंट है, तुम देखो कि इतना पॉसिबल हो सकता है या नहीं। तो उसको 4 की रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो 0 होगा, है ना। उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 0 की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। 0 की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको अपने नीचे सॉल्व उसको कॉल कर देंगे, है ना। तो ये तो हो गया रूट नोड के लिए, हम बाकी फिर यहाँ पे कॉल कर देंगे, अपने रिकर्जन को कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रिकर्जन को कॉल कर दिया, फिर वो कॉल जाएगी, ठीक है। अब रूट नोड नहीं होगा, अब उसकी चिल्ड्रन वैल्यू होगी, है ना। तो अब क्या होगी, उसकी चिल्ड्रन वैल्यू होगी ये वाली, रूट नोड तो ये था 0। तो अब उसकी चिल्ड्रन वैल्यू जो होगी, चिल्ड्रन वैल्यू के लिए हम क्या चेक कर लेंगे कि क्या वो खुद लेसर देन है ना। तो हम क्या चेक करेंगे कि मान लो हमें अ, एक टाइम पे 6 - 2 हमें, लेट्स सी 6 - 2 हमें 4 की रिक्वायरमेंट थी। तो क्या 4 की रिक्वायरमेंट इसकी 4 से ये लेसर देन है, मतलब ये 3 इज लेसर देन 4 है। अगर ये 3 इज लेसर देन 4 है तो मतलब इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना। अगर ये लेसर देन 4 नहीं है तो मतलब ये ट्रू सैटिस्फाई हो जाएगा, है ना। मतलब ये तो सैटिस्फाई है, मतलब ये इतना इंक्रीमेंट कर सकता है, ये अपने नीचे वाले को कॉल कर देगा। यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली कि अगर वो लेसर देन होगा, ए इज लेसर देन ए ऑफ बी इज लेसर देन वैल्यू, तभी हमें उसका इंक्रीमेंट करना है। अदरवाइज हम सिंपली अपने रिकर्जन को कॉल कर देंगे, चिल्ड्रन को, ठीक है। तो अगर वो लेसर देन होता है तो मुझे उसका कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, ये तो होगी एंसेस्टर की वैल्यू, है ना। एंसेस्टर की वैल्यू वैल्यू उससे, है ना। ये कितना हो गया, उसको इटसेल्फ वो कितना इंक्रीमेंट कर रहा था। तो हम कैसे इंक्रीमेंट कर रहे थे कि एंसेस्टर की वैल्यू जितनी थी, एंसेस्टर की 4 थी, और इसको कितना इंक्रीमेंट होने की ज़रूरत है, 4 - 3, 1 से इसको और इंक्रीमेंट की, है ना। तो इसको टोटल कितने इंक्रीमेंट होना चाहिए, 5। तो नीचे वाला 5 चेक करेगा, तो यहाँ से कितना होना चाहिए, 5, यही हमने यहाँ पे चेक किया। ऐसे ये रिकर्जन वर्क करेगा। और अगर ये कहीं से भी फॉल्स देता है, अगर ये इस वाले केस से फॉल्स देता है, मतलब लीफ नोड बोलता है कि फॉल्स है, तो सबसे फॉल्स फॉल्स रिटर्न कर, ठीक है। और अगर किसी वैल्यू में फॉल्स नहीं होता, लीफ नोड फॉल्स रिटर्न नहीं करता, तो मतलब ट्रू होगा, है ना, तो ट्रू रिटर्न कर। अब इसको इस वाले एग्जांपल पे रन करते हैं, हमारे एग्जांपल पे फॉर से गिवन एग्जांपल है। तो इस वाले पे रन करके हमारा रन हो रहा है अभी, लेट्स सी। तो हमारा आउटपुट आया 136, है ना। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट क्या क्या आ रहा है। तो हमने इस वाले पे रन किया था इसको, तो इसका आंसर आ रहा है 136, है ना। और हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इस वाले का एग्जांपल से हमने ट्राई रन करके देखा था, इसका आंसर आ रहा है 6, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया अपने बाइनरी सर्च ऑन आंसर से इजीली, है ना। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। एंड तो ये हमने सॉल्व कर लिया। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।